अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स। लास्ट टाइम हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे 4.8। उसका रिमेनिंग पार्ट हमारे पास रह गया था एनर्जी फ्रॉम बायोमास। स्टूडेंट्स, बायोमास एनर्जी ऐसी एनर्जी है जिसको हम ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स हैं उनसे हासिल कर सकते हैं। वो ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे क्रॉप्स रेजिड्यू है, जो हमारी फसलें हैं वो पक जाती हैं, उनसे जब फल वगैरह उतार लिया जाता है और उनका जो बाकी वेस्ट मटेरियल है उनको जला के एनर्जी हासिल कर सकते हैं। नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल डंग एंड सेवज, ये जितने भी चीज़ें हैं ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। इनको इस्तेमाल करने के बाद जो इनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको हम जला के तो उनसे हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो एनर्जी हम हासिल करते हैं उसको बायोमास का नाम देते हैं। फिर हमारे पास दो कॉमन मेथड जो मोस्टली हम यूज़ करते हैं जिसमें हम बायोमास को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, उसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है हमारे पास डायरेक्ट कंबस्शन का। कि जैसे हमारे पास कोई एक रेजिड्यू बच गया तो उसको हमने जला के तो बायोफ्यूल हम तैयार कर सकते हैं उससे। जैसे कोई क्रॉप्स वगैरह भी हम एग्जांपल एक हमने कोट की कि बचा कुचा जो हमारे पास मटेरियल होता है क्रॉप्स का, जब फल वगैरह उतार लिया जाता है फसलों से तो उसको हम जला के उससे हम हीट हासिल कर सकते हैं, उससे हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो डायरेक्ट कंबस्शन मेथड है उसमें ऑक्सीजन को भी यूज़ किया जाता है। अभी हम एक और मेथड, दूसरा फर्मेंटेशन मेथड है, उसमें पढ़ेंगे कि हम वहाँ पे डायरेक्ट ऑक्सीजन मेथड नहीं यूज़ होता, यानी कि सॉरी ऑक्सीजन को हम वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि बर्निंग का जो भी प्रोसेस है वहाँ पे ऑक्सीजन लाजमी है। ऑक्सीजन के बगैर बर्निंग प्रोसेस नहीं हो सकता। तो कहता है कि ये जो मेथड है बर्निंग का ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, और उससे क्या है कि जब हम उस बर्निंग करते हैं उस मैस की, उस बायोमास जो होता है उसकी जब बर्निंग करते हैं तो उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है उससे वाटर को बॉयल कर सकते हैं, और वो हॉट वाटर क्रिएट स्टीम, उस स्टीम से हम टरबाइंस या जनरेटर्स वगैरह को रन करवा के उससे इलेक्ट्रिसिटी हासिल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो दूसरा मेथड है वो है फर्मेंटेशन मेथड। अब फर्मेंटेशन मेथड में हम ऑक्सीजन नहीं यूज़ करते। फर्मेंटेशन मेथड बेसिकली ये क्या होता है कि इसमें डिकम्पोजिशन होती है। जैसे कोई इसमें भी हम ऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करते हैं। जैसे अब यहाँ पे जो फर्मेंटेशन में आप बायोफ्यूल कंसीडर करेंगे वो एथेनॉल है या मेथनॉल है। ये जो एथेनॉल इन द सेंस ऑफ, अगर हम इसको शराब के सेंस में कंसीडर करते हैं कि उसकी जो प्रोडक्शन का जो ऑर्डर होता है, जो तरीक़ाकार होता है, प्रोसीजर जो होता है, वो इस तरह से होता है कि कुछ जो फल हैं उनको एक किसी बर्तन में बंद करके, और इस तरह से बंद किया जाता है कि ऑक्सीजन बंद कर दी जाए उसकी, और उसमें कुछ पानी वगैरह डाल के तो उसको किसी ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है, और उसमें अब ऑक्सीजन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नहीं होता। तो वहाँ पे एंजाइम के थ्रू यानी कि बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि डिकम्पोजिशन करना शुरू कर देते हैं उस मटेरियल की। तो उस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे फर्मेंटेशन का ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू हम वो जो मेथनॉल है या इथेनॉल, जिसको हम दूसरे अल्फाज में शराब का वर्ड जो यूज़ करते हैं उसको तैयार करने के लिए ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है फर्मेंटेशन का, जहाँ पे जो मेन रोल है वो ऑक्सीजन नहीं बल्कि बैक्टीरियाज अपना जो मेन रोल प्ले करते हैं, और उससे फर्मेंटेशन का प्रोसेस करके तो बायोफ्यूल्स तैयार होते हैं। वो इस तरह से इन दी एब्सेंस ऑफ एयर लिखा हुआ है इसको। फिर इसके अलावा कहता है कि फर्मेंटेशन में हम एक चीज़ और भी इस तरह की यूज़ करते हैं जिसमें हम ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते। वो भी बेसिकली इसी तरह बैक्टीरियल प्रोसेस है। उसमें हम एक डाइजेस्टर कहते हैं एक ऐसे टैंक को जिसमें जो जानवरों का वेस्ट मटेरियल है उसको डाल के उस घड़े में गड़ा-नुमा एक टैंक बनाया जाता है। उसमें वो जानवरों का वेस्ट मटेरियल डाल दिया जाता है और उसमें कुछ पानी डाल के उसको बंद कर दिया जाता है कि बिल्कुल उसमें ऑक्सीजन है जो वो दाखिल ना हो सके। जब ऑक्सीजन उसमें दाखिल नहीं होती तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे बैक्टीरियाज़ ऐसे बनते हैं जो कि वहाँ पे डिकम्पोज़िशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, और डिकम्पोज़िशन का प्रोसेस जब स्टार्ट होता है तो कुछ ही दिनों के बाद उस मटेरियल में से जो वेस्ट मटेरियल था जानवरों का और पानी जो वहाँ पे मिलाया जाता है वो, उससे कुछ दिनों के बाद मीथेन गैस तैयार हो जाती है, और वो मीथेन गैस ऊपर सरफेस पे आना शुरू हो जाती है और इकट्ठी होना शुरू हो जाती है। फिर उसको हम हीट पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम सुई गैस की बात अगर कर लें तो छोटे पैमाने के ऊपर हम वो सुई गैस की जो फ़राहमी है उसको यकीनी बना सकते हैं, उसको
उस गैस को हम चूल्हा वगैरह जो जलाने के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हीट पर्पसेस के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। तो ये दोनों जो प्रोसेस हैं इनमें बेसिकली हम जो बायोफ्यूल हासिल कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं है। इन जो दो अभी हमने ये 2 मेथड पढ़े हैं, डायरेक्ट कंबस्शन और फर्मेंटेशन, इनमें जो अगर आप मेन फ़र्क देखें, काम दोनों में हमें बायोफ्यूल्स ही मिल रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है बायोफ्यूल को यूज़ करके, यहाँ पे भी हम दोनों जगह पे बायोफ्यूल्स क्रिएट करवा रहे हैं। लेकिन देखें कि इस जो डायरेक्ट कंबस्शन मेथड था इसमें हमने ऑक्सीजन को यूज़ किया और फर्मेंटेशन में हमने ऑक्सीजन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। वहाँ पे जितना भी काम था वो बैक्टीरियाज ने किया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट। अब वेस्ट प्रोडक्ट में हमारे पास जितनी भी चीज़ें आती हैं, जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जैसे क्रॉप्स का वेस्ट मटेरियल होता है, जानवरों का वेस्ट मटेरियल है, दरख्त हैं, गैस है, ये यानी कि ये जितने भी मटेरियल्स हैं इनको हम हासिल कर सकते हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। इनमें बेसिकली प्रोसेस क्या होता है कि हम इसी वेस्ट मटेरियल को बर्न करते हैं और उससे हम एनर्जी हासिल करते हैं। ये जो अभी हमने एग्जांपल ली थी, जैसे हम क्रॉप्स का वेस्ट मटेरियल ले लें या इसके अलावा हम अ, जैसे दरख्त ले लेते हैं, ठीक है? इसी तरह जो जानवरों का वेस्ट मटेरियल है, इसको यूज़ करके हम इससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं। तो बेसिकली वही चीज़ बताई है कि किसी एक कन्फाइंड चैम्बर में अगर हम इसको डाल के तो डिकम्पोजिशन के प्रोसेस के थ्रू या डायरेक्ट कंबस्शन प्रोसेस के थ्रू जो हीट एनर्जी हासिल करते हैं, उस हीट से हम क्या कर सकते हैं कि बॉयलर्स वगैरह को रन करवा सकते हैं, टरबाइन्स वगैरह को रन करवा सकते हैं और रन करवा के हम उससे एनर्जी हासिल कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में। इसी तरह जियोथर्मल एनर्जी है। जियोथर्मल एनर्जी जैसे वर्ड अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जियोथर्मल। जियोथर्मल से मुराद के जो ज़मीन के अंदर से हमें एनर्जी मिल रही है, दिस इज़ द हीट एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनसाइड द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हॉट वाटर और स्टीम। यानी कि ज़मीन के अंदर से जो गर्म पानी या भाप की शक्ल में हमें जो एनर्जी मिलती है उसको जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। बात यहाँ पे सोचने की ये है कि ये एनर्जी आती कहाँ से है जो वाटर को हीट करती है और स्टीम प्रोड्यूस करती है। बेसिकली जो अर्थ का कोर है, जिसको हम कोर मटेरियल कहते हैं, उस कोर का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 6000 डिग्री के करीब करीब है। इतना हाई टेम्परेचर है अर्थ की कोर का, और वो हाई टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट इन द फॉर्म ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की फॉर्म में ज़मीन से बाहर आना शुरू होती है। लेकिन अब देखें कि अगर ये जो चीज़ हम स्टडी कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अर्थ की सरफेस के नीचे ही ऐसा प्रोसेस है, नहीं। अर्थ की कोर मतलब ये कि ये आप अर्थ से तकरीबन 100-150 किलोमीटर नीचे की बात की जा रही है कि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट इतना टेम्परेचर है, और वहाँ से वो टेम्परेचर बाहर आते हुए बहुत कम, यानी कि रेडिएशंस की फॉर्म में बाहर आता है। लेकिन हम देखना चाहते हैं कि अगर वो टेम्परेचर इतना मौजूद है तो हमें उससे क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। ये आगे हम रेजिडुअल हीट में इसको स्टडी करते हैं। इससे पहले रेडियो एक्टिव डीके है। आपको पता है कि ज़मीन के अंदर बेशुमार ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद हैं जिनमें डिकेइंग हो रही है, अल्फ़ा, बीटा, गामा पार्टिकल्स हैं, उनकी रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस वो वहाँ से निकल रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, और उनकी वजह से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो रॉक्स को एनर्जी मिल रही है। उनसे रॉक्स हीट अप हो रही हैं, ठीक है? और इसके अलावा वो जो एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस ज़मीन से बाहर आ रही है। फिर रेजिडुअल हीट ऑफ द अर्थ। अब इसमें क्या है कि ज़मीन से जो 10 किलोमीटर इनसाइड द अर्थ जो मटेरियल है, वो हॉट इग्निशियस रॉक्स की फॉर्म में और मोल्टन स्टेट की फॉर्म में। बेसिकली वो हॉट इग्निशियस रॉक्स क्यों हैं या वहाँ पे मोल्टन स्टेट में मटेरियल क्यों मौजूद है? बेसिकली वो जो एनर्जी आ रही है वो अर्थ की कोर से आ रही है। वो इतनी हाई एनर्जी अर्थ की कोर से जो निकल के वहाँ तक पहुँच रही है 10 किलोमीटर की गहराई में, तो वो जो रॉक्स वहाँ पे मौजूद हैं उनको हीट अप कर रही है, और कुछ रॉक्स इतनी हीट अप हैं कि वो मोल्टन स्टेट में आ चुकी हैं। और वहाँ पे हमें बता रहा है कि जो टेम्परेचर है रॉक्स का वो अप टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे भी ज़्यादा का वो टेम्परेचर वहाँ पे हम उसको स्टडी कर सकते हैं। इतना हाई वो टेम्परेचर है जिससे वाटर आसानी से बॉयल हो सकता है, स्टीम क्रिएट की जा सकती है, और फिर ये जो वाटर है इसको जहाँ पे भी ऐसा एरिया मिलता है जहाँ पे
जो वाटर का टेम्परेचर और प्रेशर हाई होता है और ऊपर जो सरफेस है वो कहीं पे अगर कोई थोड़ी सी नरम सरफेस है जहाँ पे इतना प्रेशर नहीं है अर्थ का, तो वहाँ से वो इन दी फॉर्म ऑफ गीज़र या बॉयलर वहाँ से बाहर आ जाता है, या जो वहाँ पे एग्नीशियस रॉक्स मौजूद हैं वो इन दी फॉर्म ऑफ लावा वहाँ से बाहर निकल के आती हैं। तो मोल्टन स्टेट में जो लावा निकलता है किसी ज़मीन से जब ज़लज़ला आता है, तो वो बेसिकली यही चीज़ होती है कि ज़मीन के अंदर उस मोल्टन स्टेट या जो रॉक्स मौजूद होती हैं उनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि प्रेशर इतना ज़्यादा हो सकता है कि वो ज़मीन वहाँ पे वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाती, और वहाँ से वो लावे की शक्ल में वो जब जो मोल्टन स्टेट है या जो आपकी रॉक्स हैं वो मोल्टन स्टेट में वो जब वहाँ से बाहर निकलती हैं तो एक ज़ोरदार धमाके की शक्ल में वहाँ से वो ज़मीन को फाड़ते हुए बाहर आती हैं। तो बेसिकली वो जो लावा बाहर आता है उसकी वजह यही होती है कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और जहाँ से ज़मीन की थोड़ी सी भी सरफेस नरम होती है तो वहाँ से वो आसानी से बाहर आ जाता है। लास्ट पे हमारे पास कंप्रेशन ऑफ मटेरियल। तो जहाँ पे भी हम मटेरियल को कंप्रेस करके रखेंगे डीप इनसाइड द अर्थ आल्सो काज जनरेशन ऑफ हीट एनर्जी, तो उससे हमारे पास हीट एनर्जी काज होगी। कुछ वेस्ट जो मटेरियल हैं आपके पास उनको आप कंप्रेस करके ज़मीन में किसी जगह दफन कर दें, तो ऑब्वियसली बैक्टीरियल प्रोसेस होगा और उससे वहाँ पे फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और उससे हमारे पास हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और व्हेन वाटर कांटेक्ट विद द हॉट रॉक्स इट्स टेम्परेचर एंड प्रेशर बिकम हाई एंड इट्स कम आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ गीज़र। ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जो पानी है वो ज़मीन के नीचे तकरीबन 10 किलोमीटर या 9 किलोमीटर की जो हाइट या लेंथ हम नीचे जाएं या इतना डिस्टेंस हम नीचे जाएं अर्थ से, तो वहाँ पे जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। हॉट रॉक्स वहाँ पे मौजूद हैं। उन हॉट रॉक्स से जो पानी टकराता है वो पानी टकराने के बाद गर्म हो जाता है और इन दी फॉर्म ऑफ वो स्टीम अपने आप को स्टीम की फॉर्म में ले आता है। यानी कि जब टेम्परेचर 200 है या 200 ज़्यादा है तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। तो 100 से अगर ऊपर जा रहा है तो इट्स मीन के स्टीम आसानी से बन सकती है, और वो स्टीम फिर एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करती है कि वो किसी भी जगह से वो पानी बाहर आता है, और जब वो बाहर आता है ज़मीन से तो वो इन द फॉर्म ऑफ गीज़र हम उसको नाम देते हैं। इसके अलावा भी जो बुक में आपके मेंशन है कि जिस जगह पे भी देखा जाता है कि इस तरह की जो कंडीशंस मौजूद हैं, यानी कि अर्थ से 8 से 10 किलोमीटर की रेंज नीचे अगर जहाँ पे कोई पानी गर्म मौजूद है या रॉक्स मौजूद हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है कि एक मैनुअल प्रोसेस के थ्रू जो कोल्ड वाटर है उसको पाइप्स के थ्रू इंटर किया जाता है, और वो पाइप्स उस इग्निशियस रॉक्स में से गुजर के वो पानी है जो वो दूसरी साइड से उसको बाहर निकाला जाता है। वो जो इग्निशियस रॉक्स होती हैं वो जो हमारे पास मोल्टन स्टेट में होती हैं उनका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि पानी जब वहाँ से उनमें से गुजर के अपवर्ड आता है तो वो इतना हीट अप हो जाता है, उसके पास इतनी एनर्जी या इतना टेम्परेचर ज़रूर होता है कि वो जब बाहर आता है तो उससे स्टीम क्रिएट हो रही होती है उस वाटर से। उस स्टीम से हम टरबाइन्स को रन करवाते हैं, जनरेटर को रन करवाते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक एनर्जी फ्रॉम बायोमास। इंशाल्लाह जल्द ही हाज़िर होंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।